चलिए सीधा जयपुर के बानसूर के टैगोर इंटरनेशनल स्कूल ऑडिटोरियम में कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संबोधित कर रहे हैं कार्यक्रम को। राजस्थान के कोने कोने से सभी आए हैं तो आवाज भी कोने कोने में जानी चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के 62वें प्रांतीय अधिवेशन के अवसर पर मंच पर विराजमान मेरी कैबिनेट में मेरे साथी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री भाई प्रेमचंद जी बैरवा साहब, जिन्होंने आपके सामने उच्च शिक्षा के बारे में अपनी बात रखी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के भाई जेपी सिंघल साहब, प्रदेश के अध्यक्ष दीपक कुमार शर्मा जी, प्रदेश के महामंत्री सुशील कुमार मिश्रू जी, इस कार्यक्रम के आयोजक सम्मानीय कमल मिश्रा जी, इस सभागार में उपस्थित हमारे आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक सम्मानीय निम्मा राम जी भाई साहब, हमारे शिक्षक संघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री महेंद्र कपूर जी, प्रदेश संगठन मंत्री घनश्याम जी, माननीय नारायण लाल जी गुप्ता साहब, श्रीमान कैलाश जी सोडानी साहब, अल्पना कटेवा जी, अनिल राय जी, अनिल शुक्ला जी, निवर्तमान कुलपति बीएल चौधरी जी, भागीरथ जी, अशोक शर्मा जी और इस सभागार में बैठे सभी इस शैक्षिक महासम्मेलन के सभी पदाधिकारी और दूर दराज राजस्थान के हर जिले हर कोने से आए सभी मेरे प्रोफेसर बंधुओं, भगिनियों और सब मेरे प्यारे साथियों। निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में वरिष्ठ मनीषीगण एवं आदरणीय शिक्षकगण सभी को मेरा नमस्कार। आज मुझे अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रदेश अधिवेशन में आप सबके बीच उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। इसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आप देश के भविष्य यानी कि विद्यार्थियों को तैयार करते हैं। शिक्षकों की भूमिका विद्यार्थियों को महज अक्षर ज्ञान देने तक सीमित नहीं, बल्कि वे देश के भविष्य को आने वाली चुनौतियों से निपटना भी सिखाते हैं। आप वही लोग हैं जो भावी पीढ़ी को दिशा देने का काम करते हैं, उनका चरित्र निर्माण का काम करते हैं, उन्हें राष्ट्र के लिए समर्पित और सक्षम और सफल नागरिक बनाने का काम करते हैं। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य की महान परंपरा रही है। शिक्षक इस परंपरा की खूबियों को आत्मसात कर विद्यार्थियों में अच्छे गुण का विकास करते हैं। गुरु और शिष्य का रिश्ता इसलिए आत्मीय का है, इसलिए ये दुआ के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। तो गुरु का जो उद्देश्य है वो जिस तरह से एक कुंभकार अपने मटके को एक विशाल रूप देता है, एक आकार देता है, वो ऊपर से चोट मारता है लेकिन अंदर सहारा भी रखता है कि कहीं उसमें परेशानी नहीं हो जाए। तो इस तरह से हमारे सभी गुरुओं का काम है कि शिक्षा के क्षेत्र में अपना काम करना। गुरु की जीवन में बड़ी महिमा है। गुरु व्यक्ति के अंधेरे में जीवन में प्रकाश बढ़ता है। जीवन में गुरु का इतना बड़ा योगदान जिसे बयां करना संभव नहीं होता है। जैसा कहा है, सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बन रहा है, सात समुद्र की मस करूं, गुण गुरु गुण लिखा ना जाए। और ये कहावत ऐसे ही नहीं है, ये वास्तविकता है। आज हम सभी आप यहां बैठे हैं तो हमारे ऊपर भी किसी न किसी गुरु की कृपा है। हमको भी उस गुरु ने चलना सिखाया है, गुरु ने मार्ग दिखाया है। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर माना जाता है। मैं आपसे इस अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ में भारतीय
से ओतप्रोत संगठन है। शैक्षिक एवं सामाजिक जगत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विचार को स्थापित करने का काम कर रहा है। महासंघ शिक्षक हितों की रक्षा के साथ ही अपने राष्ट्रीय उद्योगों के पथ पर भी अग्रसर है। ये सामाजिक सरोकार और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के कार्यक्रमों की क्रियान्वित कर रहा है। मुझे खुशी है कि वर्ष 1988 में स्थापित महासंघ आज देशव्यापी संगठन है। आज इसमें 24 राज्यों के 35 राज्य स्तरीय संगठन और 50 से अधिक विश्वविद्यालय स्तरीय संगठन का इनसे संबंध है। महासंघ के 3 सूत्र राष्ट्र के हित में शिक्षा, शिक्षा के हित में शिक्षक और शिक्षक के हित में समाज, इसे देश भर में सम्मानित मानते हैं। मित्रों, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारा शिक्षक राष्ट्र के प्रति समर्पित होता है, राष्ट्र के प्रति जो भाव उसका होता है वो समाज के अंदर उसका प्रभाव करता है। हम कह सकते हैं कि आज हमारे जिस तरह से समाज के अंदर एक शिक्षक को जो सम्मान है, और सम्मान ही नहीं, अग्रणी बन करके समाज को दिशा देने का काम करते हैं, समाज में उन बुराइयों को खत्म करने का काम करते हैं, समाज में एक अच्छा वातावरण बनाने का काम करते हैं, समाज में एक राष्ट्र को सर्वोपरि बनाने का काम करते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य राज परिवर्तन नहीं, हमारा उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन का होता है। जिस व्यवस्था से हम आगे हमारे राष्ट्र को गति दे सकें, राष्ट्र को आगे बढ़ा सकें। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। शिक्षकों के कई इस तरह के काम हुए हैं जिसमें कहना पड़ता है कि आज जिस तरह से महाविद्यालयों में शिक्षक नहीं है, एक साथ इतने भी महाविद्यालय बना दिए गए, बनाइए, कोई मना नहीं है, लेकिन उसकी व्यवस्था किस तरह से होती है मैं कहना चाहता हूं। जिस तरह से एक कोई भी काम हम करते हैं, उस काम से करने से पहले उसका सोर्स देखा जाता है। आज हम देखते हैं राजस्थान के अंदर पिछले दिनों में हमने देखा है, हमारी सरकार को 6 महीने हुए हैं, हमने पिछली बार भी देखा है कि जिस तरह से सरकार ने काम किए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या किसी भी क्षेत्र में हम काम करते हैं, हम काम करते वक्त उसका ध्येय और उद्देश्य देखते हैं, उसमें कैसे होगा इसका पहले हम विचार करते हैं। अब यहाँ मैंने देखा जिस तरह से राजस्थान के अंदर काम हुआ है, आज लोग कहते हैं बिजली की समस्या है। मैं कहना चाहता हूँ जिस तरह से पूर्व सरकार ने काम किया है, 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हमें जिस तरह से घाटा दिया है, और यही नहीं, आप देखेंगे तो विचार करेंगे तो आपके मन में वह बात आएगी। मैं ये सारी बातें आपसे इसलिए कहना चाहता हूँ, ये महाविद्यालय क्षेत्र में ही नहीं हुआ, ये हर क्षेत्र में उन्होंने करने का काम किया है। जिस तरह से आपने देखा बिजली के क्षेत्र में भी किया, और यही नहीं, बिजली के क्षेत्र में अगस्त सितंबर के महीने में जब 4 रुपए यूनिट बिजली थी तो हमने उधारी की बिजली ली और उनका समझौता किया, मई, जून और जुलाई के महीने में हम आपको बिजली वापस करेंगे। आज हमको 1.67 लाख यूनिट बिजली हर दिन हमको देनी पड़ रही है, क्योंकि वो हमारी उधारी की बिजली है, उसका समझौता है, इसलिए हमें ये काम करना पड़ रहा है। बिजली के क्षेत्र में एक भी उत्पादन इकाई उन्होंने 5 साल के अंदर नहीं लगाई। हमारी सरकार आते ही हमने 1,65,000 करोड़ रुपए का एक काम किया, 65,000 करोड़ रुपए का एक समझौता किया। आने वाले समय में निश्चित रूप से 1.5 साल और 2 साल के अंदर हम बिजली के क्षेत्र में हमारे राजस्थान को आत्मनिर्भर राजस्थान बनाने का काम करेंगे। यही नहीं मित्रों, मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि आप महाविद्यालयों के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ शिक्षक नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, वहाँ विद्यालय खोल दिए, जैसा मेरे को बता रहे थे महामंत्री जी, 11 और 15 और 20 की संख्या है। क्या स्थिति होगी? हमारा शैक्षिक वातावरण कैसे बनेगा? हमारा राजस्थान का विकास कैसे होगा? आने वाली पीढ़ी हमारी किस तरह से मजबूत बनेगी? मैं कहना चाहता हूँ इसी तरह से JJM में जिस तरह का काम हुआ है, आज आप देख रहे हैं कुछ गांवों से भी हमारे भाई आए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो पानी का स्रोत होता है, सबसे पहले पानी की व्यवस्था गांव में करने के लिए, शहर में, कस्बे में करने के लिए पहले पानी का सोर्स देखा जाता है, और पानी के सोर्स के माध्यम से हम कहां पानी दे सकते हैं उससे आगे योजना चलती है। लेकिन मुझे कहने में बड़ी वो आती है कि जिस तरह से पिछली सरकार ने पानी का सोर्स नहीं है, पानी का सोर्स नहीं है, लेकिन पानी की टंकी बना दी। अरे पानी की टंकी बना दी, पानी कैसे जाएगा?
इसी तरह से उन्होंने गांव में वो सड़क खोद करके डाल दी, पाइपलाइन डाल दी, लेकिन अब पानी का सोर्स नहीं है तो पानी वहां कैसे जाएगा? जो काम पहले होना चाहिए था वो बाद में अभी तक नहीं हुआ, और जो काम बाद में होना चाहिए था वो पहले कर दिया। इसका ध्येय समझ रहे होंगे, इसकी नीयत समझ रहे होंगे, इसकी मानसिकता भी आपके ध्यान में आ रही होगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए हम एक सच्चे नागरिक के नाते हमें वो काम करने चाहिए जिसमें हमारे राज्य का हित हो, हमारी समाज का हित हो, हमारे राष्ट्र का हित हो। मैं कहना चाहता हूं आपसे, आज जिस तरह की भयावह स्थिति चल रही है, हम एक नागरिक होने के नाते हमें देखना होगा आज हमारी पर्यावरण की स्थिति क्या है। आज हमारी नदियां सूखती जा रही हैं, आज हमारे पहाड़ छोटे होते जा रहे हैं, आज हमारे पर्यावरण की स्थिति जैसे हो रही है, हमारी संस्कृति पर अगर हम विचार करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ उसमें से पाएंगे। हमारी संस्कृति ऐसी है कि हम नदियों को भी पूजते थे, हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम वृक्षों को भी पूजते हैं। उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो है कि उनको क्यों पूजा जाता है, उनकी स्थिति क्या है। हम उनको एक इस तरह से हम देवता के रूप में पूजते हैं, इसलिए पूजते हैं। हम नदियों में जाते हैं, उनको पूजते हैं और हम कहते हैं हे माँ तुम इसी तरह करबल तरीके से आप सदा बहती रहे। हम वृक्षों को इसलिए पूजते हैं कि हमारी पर्यावरण की स्थिति बनाते हैं। हमारा राष्ट्र सर्वोपरि राष्ट्र, दुनिया में संदेश देने वाला राष्ट्र कैसे बने, आगे कैसे चले, इन सारी बातों को भी हम देखते हैं। मैं आपके क्योंकि ये सारी बातें मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ये जो मेरे सामने आप सभी लोग बैठे हैं, निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में आप काम करते हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र के अलावा समाज में आपकी पहचान है, समाज को दिशा देने का काम करते हैं। समाज में जब आप काम करते हैं तो लोग आपको मान्यता देते हैं, और मान्यता इसलिए देते हैं कि आप इस राष्ट्र के एक ऐसे नागरिक हैं जो समर्पित होकर के एक राष्ट्र चेतना का काम कर रहे हैं। एजुकेशन शिक्षा तो आप दे ही रहे हैं, लेकिन एक राष्ट्र चेतना का भी काम कर रहे हैं। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, जिस तरह से हम देखते हैं आज प्रधानमंत्री जी ने उच्च शिक्षा को देश के विकास का आधार माना है। यही वजह है कि 2014 के बाद देश में उच्च शिक्षा संस्थानों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और भारत ने उच्चतर शिक्षा हेतु बड़ी संख्या में नए संस्थानों के अंतर्गत आपने देखा होगा, 2014 से पहले भी देखा होगा और 2014 के बाद 16 IIIT, 7 IIM, 15 एम्स, 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए हैं। पिछले 10 वर्षों में 5000 नए ITI स्थापित हुए हैं, जिससे 4 लाख नई सीटें जुड़ी हैं। हमने प्रदेश के अंतरिम बजट में सभी वंचित वर्गों तथा शिक्षा की पहुंच को सुलभ करने की दृष्टि से अल्प आय वर्ग के लघु सीमांत बटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के परिवार के छात्र और छात्राओं को KG से लेकर PG तक की निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का हमने प्रावधान किया है। प्रदेश में पिछली सरकार ने बिना मूलभूत सुविधाओं के अनाधुंध नए महाविद्यालय एवं संकाय राजसेज के तहत खोल दिए। इसमें ना कोई स्थायी शिक्षक लगाया और ना कोई स्थायी प्राचार्य लगाया। हमारी सरकार ने राजसेज के अंतर्गत खोले गए इन कॉलेजों की समीक्षा के लिए एक हाई पावर कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी इन सभी कॉलेजों की फिजिबिलिटी एवं उनके औचित्य का निरीक्षण भी करेगी और आगे उसमें कार्रवाई भी करेगी। मित्रों, राज्य सरकार उस शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निष्पक्ष फैसला लेगी और इन राजसेज महाविद्यालयों को सामान्य कॉलेजों की तरह संचालित करने का प्रयास भी करेगी। UGC रेगुलेशन 2010 और 2018 में महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने की सिफारिश की गई। राज्य में इन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने के संदर्भ में विचार कर जो भी संभव सकारात्मक निर्णय होगा, राज्य सरकार उस पर भी विचार करेगी। कर्मचारियों का कल्याण हमारी प्राथमिकता है। सभी राज्य कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार ने सभी विभागों को प्रतिवर्ष ACP CS का लाभ देने का निर्देश दिए हैं। कॉलेज शिक्षा विभाग विश्वविद्यालयों को इसके लिए शीघ्र निर्देश प्रदान किए जाएंगे कि ACP एवं CS के लाभ से वंचित जितने भी प्रकरण हैं लंबित हैं उन्हें तुरंत निस्तारित किया जाए। भविष्य में प्रतिवर्ष ACP और CS लाभ के लिए प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। राज्य सरकार बनने के साथ ही हमने सभी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विभिन्न समीक्षा बैठकें आयोजित की हैं।
और राज्य सरकार महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में शिक्षक एवं कर्मचारियों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की कार्रवाई भी करेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप लोग महसूस कर रहे होंगे कि जिस कदर भारतीय संस्कृति का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है, प्रधानमंत्री जी के प्रयासों की बदौलत आज पूरी दुनिया में योग में हो गया है। हमारी संस्कृति और हमारा योग, हमारे ऋषि, हमारे मुनि, हमारे महंत, हमारे संत जो इस देश को बनाना चाहते थे, दुनिया भारत को विश्वगुरु कहती थी। आप देख रहे हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के लगभग 90 और 95% देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज दुनिया में मना रहे हैं और इस योग दिवस को, योग को पूरी दुनिया में पहचान बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आप सभी राष्ट्र निर्माण के इस पवित्र कार्य में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। मैं इतना ही आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि हम भी एक नागरिक होने का कर्तव्य हमारा हमको बोध रहे, ये भी हमको देखना पड़ेगा। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं हो या राज्य सरकार की योजनाएं, हमारी वो योजनाएं जो उस अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा हुआ है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के वो अंत्योदय के उस वक्तव्य को भी जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है उसको लाभ मिलना चाहिए। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमारे पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में कहीं भी आपको ऐसा लगे कि इसको आवश्यकता है, हम एक नागरिक होने के नाते हमारी केंद्र की और प्रदेश की योजनाओं को उसका लाभ मिले और उस पुण्य कार्य के लिए हम सभी कहीं ना कहीं उसमें भागीदारी बने। आज हम महिला सशक्तिकरण के लिए माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, राजीविका के अंदर लखपति दीदी बनाने के लिए उन्होंने संकल्प लिया है कि 3 करोड़ हमारी उन बहनों को लखपति दीदी बनाने का हम काम करेंगे। आपने देखा होगा हमारी सरकार भी लगातार, हमने जो वायदा किया, हमारी माता बहनों को हमने वायदा किया था कि हमारी सरकार आते ही हम 450 रुपये में गैस का सिलेंडर देंगे। आज हम राजस्थान के अंदर 73 लाख बहनों को हम 450 रुपये में, हमारी 15 दिसंबर को सरकार बनी थी, 1 जनवरी से हमने प्रारंभ कर दिया है। हर क्षेत्र में हमारी बहनें मजबूत होंगी, हमारी माता बहनें मजबूत होंगी, हमारा प्रदेश मजबूत होगा, हमारा देश मजबूत होगा। महिला सशक्तिकरण बहुत आवश्यक है। मैं युवाओं से भी कहना चाहता हूं, हमारे युवाओं को जिस आशा और उम्मीद है, जिस युवाओं ने हमारी सरकार को लाने में प्रयास किया है, पूरी तरह से मैं उन युवाओं से भी कहना चाहता हूं, आप किसी भी तरह की चिंता नहीं करें। हमारी सरकार में कोई भी वैकेंसी नहीं रहेगी, हर महीने हम वैकेंसी भी निकालेंगे और हमने कहा है कि हमारे जितने भी रिटायर होते हैं तुरंत उस महीने वैकेंसी निकले। और ये बैकलॉग की बात करते हैं, हम कहना चाहते हैं आपसे कि निश्चित रूप से आपका सहयोग, आपका जो प्रयास जिस तरह से हमको मिलेगा, आपका सहयोग और मेहनत जो हम कर रहे हैं उसके हिसाब से आपका भी प्रयास हमें मिले। हम राजस्थान के उन युवाओं को और हम सभी को कहना चाहते हैं, आने वाले समय में हर तरह की भर्ती भी निकलेगी, हम उसमें भी आगे काम करेंगे। कोई भी किसी तरह से कोई किसी परेशानी नहीं हो, इसमें भी काम करेंगे। महिला सुदृढ़ीकरण से लेके युवा, किसान, मजदूर, सबके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। आने वाला समय निश्चित रूप से राजस्थान को विकसित राजस्थान और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की जो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कल्पना है, निश्चित रूप से आपके सहयोग से हम उसको पूरा करने में पूरा प्रयास करेंगे। आप सभी ने मेरे को बुलाया, शिक्षक महासंघ के सभी पदाधिकारी, आप सभी लोगों ने बुला करके जो मान और सम्मान दिया, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं और पुनः आशा करता हूं कि आप सभी का सहयोग हमारी सरकार को, आपका कोई भी सुझाव, क्योंकि हमारा बजट आने वाला है, हमने बजट के अंदर भी हमें सभी को बुलाने का हमने प्रयास किया है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, उद्योगपति हो, खेल जगत के लोग हों, कोई भी हो, उन सबको बुलाने का प्रयास किया है। आपको भी मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि सुझाव कोई भी दे सकता है, अच्छा सुझाव किसी के मन में आ सकता है, कोई भी विचार अच्छा किसी के मन में आ सकता है। निश्चित रूप से हम कहना चाहते हैं, जो भी विचार आपके आएंगे
उनको हम समाहित करेंगे। कोई भी विचार ऐसा आएगा जो राजस्थान के हित में हमें अच्छा लगेगा, उसको उसमें हम समाहित करेंगे। इतना ही मैं कहना चाहता हूं, आप सभी का सहयोग हमें मिलता रहे, इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। सीएम भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के 62वें प्रांतीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए, जो कि मानसरोवर के टैगोर इंटरनेशनल स्कूल के ऑडिटोरियम में आयोजित किया जा रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा के संबोधन को आपने सुना। साथ ही आरएसएस के क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम भी इस कार्यक्रम में शामिल, महेंद्र कपूर, आईएएस सुबीर कुमार भी मौजूद कार्यक्रम के दौरान। क्योंकि आज योग दिवस है, उसकी महत्वता पर भी आपने सुबह वो तस्वीरें भी देखी जब सीएम भजनलाल शर्मा ने योग के जरिए प्रदेशवासियों को मैसेज भी दिया कि किस तरह से आंतरिक और बाहरी स्वास्थ्य को ठीक रखा जा सकता है, दुरुस्त रखा जा सकता है योग के माध्यम से। लेकिन प्रदेश की जनता के लिए आगे के विजन को भी उन्होंने अपने संबोधन के दौरान यहां पर बार बार दोहराया। उन्होंने कहा कि आने वाला समय स्वर्ण युग होगा, क्योंकि राजस्थान भी अब डबल इंजन के साथ विकास की गति से तेज बढ़ रहा है और साथ ही देश भी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास के नए आयाम गढ़ने के लिए तैयार है। कार्यक्रम की तस्वीरें सीएम भजनलाल शर्मा, जिनका संबोधन आपने सुन लिया, साथ ही उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद, साथ ही कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति में ये कार्यक्रम।